तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके हिंदी का सेशन होगा और हिंदी में हम जो वीडियो देखेंगे, आप लोगों ने मैंने आपको टेलीग्राम पे भी मैसेज डाल दिया था कि आप लोग उपसर्ग वाला टॉपिक जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिए, क्योंकि उपसर्ग जब समझ आएगा तभी आप प्रत्यय वाला चैप्टर समझ पाएंगे। और उपसर्ग और प्रत्यय मिला के अधिकांश तो मैंने जो फील किया है यानी जो देखा है, एक क्वेश्चन या तो उपसर्ग से आता है या प्रत्यय से आता है, कभी कभी दोनों से आ जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन निश्चित रूप से उपसर्ग या प्रत्यय से आता है। क्वेश्चन जो आज तक पूछा गया है सामान्यतः देखने को मिलता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, यानी उसमें उपसर्ग छांटिए, या कौन सा इसमें प्रत्यय लगा है। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है उपसर्ग मैं करा चुका हूं, या आपकी किस्मत ज़्यादा ही खराब रही, थोड़ा टफ लेवल का पेपर बन गया, तो हो सकता है कि कौन सा प्रत्यय है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें प्रत्यय भी बहुत से प्रकार के होते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को मैं आपको डायरेक्ट इस तरीके से पढ़ाने के अलावा इसको मैं यहाँ बोर्ड पे आधे के बाद लिख दूंगा, क्योंकि वो बहुत लेंदी वीडियो में नहीं चाहता। प्रत्यय टॉपिक एक ही में कंप्लीट हो जाए, एक ही वीडियो में, ही ज़्यादा बेटर होगा, ना कि उसको बार बार अलग अलग वीडियोस के माध्यम से दूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग उसी तरीके से, जैसे प्रत्यय को मैंने बोर्ड पे लिख दिया था आधे के बाद, उसी तरीके से मैं इसको भी कंप्लीट करूंगा। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी जनसंचार वगैरह वाला टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, और इसके बाद में मतलब जल्दी ही आपको हिंदी कंप्यूटिंग वगैरह वाला टॉपिक भी दूंगा। ठीक है, देखिए हम लोग शुरू करेंगे प्रत्यय। आपने इंग्लिश में सफिक्स प्रीफिक्स सुने होंगे ना, वो यही है, उपसर्ग और प्रत्यय, इन्हीं को कहते हैं। ठीक, अब ये होता क्या है, सामान्यतः आप लोग देखना जो प्रत्यय होगा इससे क्वेश्चन आना निश्चित ही, समझ लीजिए आप लोग। ये क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति प्लस अय। ठीक है, यानी इसको तोड़ोगे तो आप दो शब्दों से मिलकर बनेगा, एक को प्रति बोलोगे, एक को अय बोलोगे। प्रति मतलब होता है साथ में, अय माने होता है चलने वाला, अर्थात साथ में चलने वाला। ठीक है, ये जो प्रत्यय है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब साथ में, यानी कोई अगर साथ में, और अय का मतलब होता है चलने वाला, चलने वाला। और कभी कभी इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, चलने वाला। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, देख लीजिए, साथ में जो चलने वाला, अर्थात बाद में चलने व लगने वाला। ठीक है, तो इस सब पूरे को मिला के क्या बनता है, ये प्रत्यय बनता है, प्रत्यय। तो सीधे सीधे जो ये पीछे लगा है ना आपका, ये पीछे चलने वाला, साथ में चलने वाला, तो हिंदी में ऐसी चीज जो किसी भी शब्द के पीछे लगती है वो उसका प्रत्यय कहलाती है, और आगे जो लगता है वो उसका उपसर्ग कहलाता है। तो इसमें डेफिनेशन लिखनी है आपको, अर्थात बाद में चलने व लगने वाला ही क्या होता है, प्रत्यय होता है। किसी भी शब्द में बाद में लगने वाला, बाद में लगने वाला या चलने वाला, अभी समझाता हूं। ठीक है, लगने वाला या चलने वाला, या चलने वाला। ठीक है, हिंदी बहुत ढंग से आपको तैयार करनी है, यही स्कोरिंग होगा। तो बाद में लगने वाला या चलने वाले को ही क्या बोला जाता है, प्रत्यय बोला जाता है, ध्यान रखना। तो इसकी जो डेफिनेशन इसके आधार पे बनी वो क्या बनी, ये ऐसे शब्दांश होते हैं या शब्दों के जो एंड में लगते हैं, शब्दांश मतलब शब्दों का अंश, यानी जो लास्ट में लग रहा है। ठीक है, ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो सीधी सीधी बात, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, ऐसे शब्दांश, ये डेफिनेशन भी आती है कभी कभी। ठीक है, ऐसे शब्दांश, और शब्दांश को आप लोग क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, क्योंकि शब्दांश को हाईलाइट इसलिए करना है, आपको ये पता चल जाएगा कि ये शब्दांश हैं, ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं, जो शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, अंत में लगते हैं तथा उसका अर्थ बदल देते हैं, लगते हैं तथा उसका अर्थ बदल देते हैं, तथा उसका अर्थ क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, अपने आप में प्रत्यय कहलाता है। तो अंत में याद रखना, तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी शब्द के अंत में लगने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ऑप्शन होगा अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, या इनमें से कोई नहीं, जो भी होगा। तो याद रखना, शब्द के अंत में लगने वाले को क्या बोला जाता है, प्रत्यय बोला जाता है। ऐसे शब्दांश होते हैं, यानी शब्दों के अंश होते हैं जो उसके अंत में लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब ध्यान देना, ये क्या होते हैं, अपने आप में अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द, आप परेशान मत होना। अविकार मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं होता, नाम से लग रहा है, जैसे अ है, अ हमेशा अ ही रहेगा, या कहूँ वो हमेशा या ही रहेगा।
और कहूं और हमेशा और ही रहेगा। इसमें आप किस आधार पे परिवर्तन नहीं कर सकते, आप इसका लिंग चेंज कीजिए, यानी ये और शब्द आप लड़की के साथ लगाइए, लड़के के साथ लगाइए, बहुत से ग्रुप के साथ लगाइए, और का मतलब और ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी कोई भी ऐसे शब्द जो आप उसके लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन या कोई अदर अगर आधार पे आप चेंज करते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आता। या है तो या ही रहेगा, और है तो और रहेगा, तो ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो प्रत्यय अपने आप में क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। तो इसमें लिखो प्रत्यय अपने आप में क्या है, अविकारी शब्द हैं। जैसे आपको उपसर्ग बढ़ाया था वैसे ही ये भी अविकारी। अब अविकारी शब्द में बताऊंगा आपको, सिंपली समझ लीजिए, यानी जिसमें क्रिया या वचन या लिंग के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, अब इस या शब्द को देखना, हमेशा या ही रहेगा, कहीं पे लगाओ इसको। ये जैसे एक चीज होती है ना, लड़का है, अगर लड़के को मैं लड़का कहूं, उसका लिंग चेंज कर दो तो लड़का का लड़की बन जाएगा, यानी शब्द क्या हो गया, चेंज हो गया। किस आधार पे, लिंग। तो वो अविकारी नहीं हुआ, वो विकारी शब्द हुआ। तो ऐसे सारे शब्द जो आपके इस आधार पे चेंज नहीं होते, अविकारी। तो प्रत्यय भी अपने आप में क्या है, अविकारी शब्द का एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रत्यय अपना अर्थ नहीं रखते हैं, ध्यान रखना, इनका अपना कोई इंडिविजुअल अर्थ नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब किसी के साथ लगने पे, शब्द के साथ लगाने पर अर्थ देते हैं, और इस शब्द के अंत में। ठीक है, तो एक शब्द और लिख लो, इनका अपना अर्थ नहीं, इनका अपना अर्थ नहीं तथा ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं। यानी खाली ऐसा नहीं कि कोई प्रत्यय लगा दिया मैंने, जैसे मैंने क्या लिखा, कोई भी शब्द अभी बताऊंगा आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दूध वाला, दूध प्लस वाला। अब आप समझ गए दूध वाले का मतलब जो दूध देता है, दूध वाला कोई होगा। तो अब ये वाला शब्द हो गया, इसमें प्रत्यय होगा, वाला का कोई अर्थ नहीं है। जब ये इसके साथ लगेगा तब उसकी मीनिंग बनेगी, यानी इसके कोई स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं, रूप से प्रयोग नहीं लिख दो। ठीक है, यानी इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना। अब इसका जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे मैंने अभी आपको कहा दूध वाला, या कुछ भी कहो, जैसे आप लोगों ने लिखा चाय वाला, चाय प्लस वाला। तो इसका देखो, वाला क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, चाय क्या हो गया, अपने आप में मतलब ये शब्द हो गया। तो चाय वाला का अर्थ क्या होता है, यानी देखो चाय का मतलब चाय हो गया, वाला का मतलब इसका प्रत्यय लगा है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। ठीक है, ये अपने आप में प्रत्यय हो गया, जबकि चाय क्या हो गया, शब्द हो गया। तो चाय शब्द है, वाला प्रत्यय हो गया, तो ये अपने आप में क्या बन गया, एक प्रकार का चाय वाला शब्द बन गया। यानी मूल शब्द क्या बन गया, इसका मतलब जो यौगिक शब्द बन गया चाय वाला, ये क्या हो गया, यौगिक शब्द, यानी योग से बना है, वो यौगिक शब्द हो गया। तो इस प्रकार से इसको समझना है। ठीक है, अब देखना है आपको भेद, इसके कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन यहीं से आपका आएगा। तो लिख लीजिए प्रत्यय के भेद। ठीक है, यानी इसके दो भेद होते हैं, क्वेश्चन यहां से आने की इस बार प्रोबेबिलिटी बन रही है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। इसके दो भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, दो। एक को अपने आप में बोला जाता है सीधे सीधे कृदंत प्रत्यय, दूसरे को बोला जाता है तद्धिति प्रत्यय। ठीक है, तो एक को क्या बोला जाता है, कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। ठीक, और दूसरे को जो बोला जाता है अपने आप में, वो बोला जाता है तद्धिति प्रत्यय। ठीक है, तद्धिति प्रत्यय, तद्धिति प्रत्यय, यही हम लोगों को समझना है। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे सभी प्रत्यय जो किसी क्रिया के साथ लगते हैं। अब बताओ क्रिया क्या होती है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि काम होने का जिससे बोध होता है वो क्रिया होती है। आपको समझ जाएगा कि आप कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं, वर्ब जिसको आप लोग कहते हैं। यानी कोई भी प्रत्यय जो क्रिया के साथ लगता है या धातु या मूल क्रिया के साथ लगते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत शब्द कहलाते हैं। यानी इसमें लिखो धातु ऑब्लिक क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय, क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय, लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, अपने आप में कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से प्रत्यय, कृत प्रत्यय। ठीक है, ये कहलाएंगे कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई शब्द दिया होगा और उसमें ये पूछेगा कि इसमें से किस शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो आप समझ जाना उस शब्द में कौन सा शब्द क्रिया है। यानी आपको डायरेक्ट क्रिया समझनी पड़ेगी, और जहां आपको समझ आ गया कि हाँ ये वर्ब है, तो आप सीधे उसमें कृत प्रत्यय लगाया ना कि हाँ ये शब्द कृत प्रत्यय से बना है। और ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, देखिए कृदंत शब्द कहलाते हैं ऐसे शब्द, जबकि क्रिया के अलावा अन्य जगह लगे शब्द को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी क्रिया से भिन्न कोई भी शब्द होगा, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, तो उन पे अगर कोई लगा होगा, यानी क्रिया से भिन्न शब्द पर,
भिन्न शब्द पर। लगा शब्द क्या कहलाता है अपने आप में? तद्धिति प्रत्यय कहलाता है। और इसमें भिन्न शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे कोई संज्ञा होगी नाउन, या सर्वनाम हो गया, या अपने आप में विशेषण हो गया, ये सब पढ़ा रखे हैं आपको, ठीक है। इनको आप शब्द आप लोग छांट सकते हैं, या कोई अव्यय हो गया आदि कर दो। इन पर अगर कोई प्रत्यय पीछे से जुड़ा है तो ये कौन से प्रत्यय कहलाएंगे? तद्धिति। अब सिंपल सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्धिति प्रत्यय का एग्जाम्पल नहीं है? तो नहीं है इसका मतलब बाकी तो होंगे, तो वो नहीं वाला कौन सा होगा? पक्का क्रिया के पीछे सट करके पकड़ लेना कि इसमें क्रिया कौन सा है, ठीक है। तो कृदंत प्रत्यय के अंदर अपने आप में एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने सुना होगा चिल्लाना, यानी कोई अगर आदमी चिल्लाता है तो क्या कर रहा है? एक प्रकार की क्रिया कर रहा है। तो चिल्लाना क्या हो गया? क्रिया हो गई, यानी चिल्ला प्लस क्या लिखोगे? आहट। चिल्लाहट लिख दो, या चिल्लाना जो भी लिखते हो, चिल्ला प्लस आहट, तो ये मिलके क्या बनेगा? चिल्लाहट। चिल्लाहट, तो ये चिल्लाहट बन रहा है, तो ये चिल्लाना क्या हो गया? एक प्रकार की क्रिया होगी। आहट क्या हो गया? अपने आप में प्रत्यय हो गया। तो ये चिल्लाहट कैसा शब्द होगा? सीधे सीधे कृदंत प्रत्यय का शब्द होगा। मैं अभी इसको बाकी समझाऊंगा। जबकि तद्धिति प्रत्यय में क्या होगा? वो क्रिया के साथ न लग के किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह के साथ लगा होगा। जैसे आपने कुलीन शब्द सुना होगा, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। अभी बाकी एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कुलीन यानी कुलीन, ये हो गया अपना ये, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या हो गया? तद्धिति प्रत्यय का एग्जाम्पल हो गया। अब आप लोगों को हेडिंग डालनी है, ये कैसे समझाना है वो देखिए आगे को। अब मैंने क्या कर दिया? लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लिख के ही बताने में, समझाने में ज़्यादा बेटर है, वरना बहुत टाइम हम लोगों का निकल जाएगा, दो वीडियो लग जाएंगी इसमें। तो मैं आपको पहले सीधी सी बात बता रहा हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय वाला जो चैप्टर है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। देखिए डिफरेंट टाइप के वर्ड देखना, उससे क्या निकल रहा है आपको तो रूल पता होना चाहिए। हाँ, अलग टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कोई शब्द दिया हो, जैसे यहाँ कोई तैराक दे दिया, तो कौन सा प्रत्यय है पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा कर्म प्रत्यय, करण प्रत्यय, तो वहाँ बेहोश होने से बढ़िया 1 नंबर लाने में फायदा है। भगवान न करे किसी केस में कट ऑफ 65 जाए और आप 64 लेके आ रहे हैं, और वहाँ यही क्वेश्चन आया था कि तैराक में कौन सा प्रत्यय है, उस समय ये मत कहना सर आप हमें नहीं पढ़ाते हो, आपने हमें नहीं सिखाया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए कृत प्रत्यय मैंने क्या कहा? जो क्रिया के साथ लगते हैं उसके बहुत पार्ट है। अब कभी ये नहीं पूछेगा कि कृत प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, ऐसा कभी नहीं पूछेगा आपसे। पहला आपको ध्यान रखना है कृतवाचक कृदंत, यानी कृतवाचक का मतलब क्या होगा? सीधे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ऐसे शब्द लिख दिएगा, उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, क्रियावाचक, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए कृतवाचक में क्या होगा? जिस प्रत्यय से बने शब्द, शब्द, प्रत्यय नहीं कह रहा हूं मैं, प्रत्यय से शब्द बन चुका होगा, प्रत्यय पीछे से लग के एक प्रॉपर शब्द बना होगा, उस शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है। आपको सीधे से समझ आ जाएगा, जो वर्ड लिखा होगा ना वो वर्क करने वाला होगा, यानी कार्य करने वाला शब्द होगा। तैराक क्या होता है आप समझ नहीं, तैराक एक इंडिविजुअल होगा ना जो तैराक होगा, यानी काम करने वाला कौन है? तैराक है। दूसरा लुटेरा, लुटेरा बोध हो गया ना आपको, हाँ लुटेरा कौन है? ये आदमी काम करके आया होगा, लुटेरा, यानी सीधी सीधी बात है लुटेरा। यानी लुटेरा में अगर कौन सा प्रत्यय लगा है? एरा, ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो प्रैक्टिस पे बनेगा आपको, पीछे कौन सा प्रत्यय लगा है, ठीक है। तैराक, तैराक में कौन सा प्रत्यय है? आग को, क्योंकि जब तैराक को तोड़ोगे लास्ट में आग शब्द बनेगा। और जो प्रत्यय छांटना है ना, पहले कह दिया का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा लगा, पता लगा प्रॉपर मीनिंग वाले को आप लोग उससे अलग कर कर बता दे रहे हैं कि हाँ ये इस पे प्रत्यय है, उस पे मीनिंग नहीं होनी चाहिए। और पढ़ने वाला, ठीक है, ये सब के सब क्या हो गए अपने आप में कृतवाचक, यानी आप सीधे समझ गए कि हाँ ये करने वाला है, पढ़ने वाला, लुटेरा, तैराक, ठीक है। धावक, धावक भी तो कौन सा हो सकता है अपने आप में? दौड़ने वाला, यानी जो क्रिया कर रहा है, यही तो कहोगे ना। लेखक, लेखक कौन से हो सकता है? जो लिखने वाला है। ये सबके सब किसके एग्जाम्पल आएंगे? कृतवाचक। आपको सीधे सीधे समझ गया, इस शब्द से आपको कर्ता का बोध हो गया, यानी जो काम करने वाला है। सिंपल सी बात है, कृतवाचक प्रत्यय। दूसरा, ये मत पढ़ने में रहना, इसकी डेफिनेशन आपको सिर्फ एग्जाम्पल लिखे कृतवाचक लिख देना है। दूसरा कर्मवाचक। अब देखो मैंने आपको अव्यय पढ़ाया, वो पढ़ाया था, सॉरी, कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, याद है कुछ पढ़ाया है मैंने, उसको दोबारा रिवाइज करना नहीं पड़ा। तो कर्मवाचक कृदंत, यानी कर्मवाचक का मतलब कर्म का क्या होगा? उसमें बोध होगा, यानी सीधी सीधी बात है, जैसे कर्ता होता है ना, कर्ता, कर्ता कौन होता है? करने वाला, ठीक है। कर्म क्या होता है? जो वो कर रहा होता है, यानी अगर मैं कहूं
राम ने रावण को, यानी कर्ता का प्रभाव किस पे पड़ रहा, इफेक्ट किस पे पड़ रहा, तो वो उसका क्या कहलाता है, अपने आप में कर्म कहलाता है। ठीक है, जैसे गाना, गाना क्या हो गया, वो गा रहा होगा तो गाना क्रिया होगी, क्या गा रहा है, गाना। ठीक है, खिलौना, यानी इस प्रकार के जो शब्द होंगे कर्म का वो बोध कराएंगे। तो जैसे इसमें ना प्रत्यय लगा है तो अपने आप में क्या होगा, कर्मवाचक कृदंत होगा। नेक्स्ट आता है करणवाचक। करण में क्या होगा, साधन, यानी जो उसने वर्क किया है ना, जो उसने क्रिया की है वो किस साधन से की है, उसने कोई तो हथियार, कोई तो चीज यूज की होगी। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो कोई तो साधन का यूज कर रहे होंगे, किसी सोर्स का तो यूज करते हैं उस काम को करने के लिए। तो जहां आपको पता चल गया कि यार हाँ ये साधन हो सकता है, छलनी, छलनी एक साधन होती है किसी चीज की। झाड़ू, झाड़ू लगाओगे तो झाड़ू मारना, झाड़ू मारना अपने आप में क्रिया है, किससे कर रहे हो, झाड़ू। झूला, झूला भी क्या है, झूला झूलने के लिए एक साधन है। बेलन, रोटी बनाने के लिए एक साधन हो गया। लेखनी, लेखनी बोलते हैं पेन को। ठीक है, तो लिखने के लिए काम आने के लिए लेखनी। तो आपको पता चल गया कि बोध हो गया। और अंतिम इसमें आता है क्रियावाचक। इसके अलावा दो और बचते हैं। क्रियावाचक कृदंत में क्या होता है, क्रिया के होने का भाव पता चलेगा, यानी क्रिया हो नहीं रही होगी लेकिन उसका भाव पता चलेगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ क्रिया हो रही है, यानी चलता हुआ, यानी आपको पता चल गया, इजीली आप समझ गए कोई चल रहा है तो यानी चलता हुआ दिख गया आपको, हाँ एक क्रिया हो रही है, भाव मिल रहा है। ऐसे ही सुनता हुआ, यानी कुछ ना कुछ सुन रहा है, एक भाव प्रकट, कंफर्म नहीं है कि सुन रहा है, तो एक करता हुआ, कोई भी काम कर रहा है तो अपने आप में इस प्रकार के भाव आते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रियावाचक कृदंत। उसके अलावा दो और आते हैं आपके, वो नोट कीजिए। देखिए दो और बचते हैं आपके, एक बचता है भाववाचक कृदंत, एक बचता है विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। ठीक है, इनको तो आप याद रखना कि कौन से प्रत्यय विशेषण बनाते हैं, एक अनी, एक इत और एक ज्ञ। ठीक है, ये क्या करते हैं, जब किसी शब्द के पीछे लगते हैं, जैसे पठनी, पठनी में अनी अपने आप में क्या होगा, प्रत्यय होगा। लिखित में इत प्रत्यय होगा। ज्ञ मतलब अभिज्ञ और विशेषज्ञ में ज्ञ प्रत्यय होगा। तो ये अपने आप में क्या होते हैं, विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। ये इंपोर्टेंट कर देना, कौन से प्रत्यय विशेषण बनाने वाले प्रत्यय के अंदर आते हैं। ये बेसिकली इन्हीं को गिना जाता है, पठनी हो गया या लिखित हो गया या अभिज्ञ विशेषज्ञ। जबकि एक भाववाचक कृदंत आता है। भाववाचक कृदंत में भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध होता है। जैसे कोई भाव होते हैं वो पता चल जाता है, जैसे पछतावा, पछतावा अपने आप में एक भाव होता है, इंसान उसको अंदर से फील करता है, नहीं करता है, एक प्रकार का पछतावा होना। आप अंदर ही अंदर आप कैसा फील करते हैं जब किसी चीज को पछतावा, उसी को भाव बोलते हैं। ठीक है, जब कमाई होती है बताइए कैसे फील करते हैं, जब मिलाप होता है बताइए कैसा फील करते हैं, विलाप होता है, दुख होता है, कैसा फील करते हैं, बचत करते हैं किसी चीज की बताइए कैसा होता है, कोई चुनौती होती है बताइए कैसा होता है, घबराहट में कैसा होता है बताइए। ये सब ऐसे टर्मोलॉजी, जब आप खुद से पूछिए कि आपको इन टर्मोलॉजी में आपके साथ जब कभी कोई चीज हुई होगी तो आपके अंदर क्या फील हुआ। घबराहट के एक आप अंदर भाव बता देते ना, जब आप बताइए कैसे बताते हैं आपको घबराहट हो रही है, जिसको आप एंजाइटी भी कहते हैं, कैसे बताते हैं आपको बताइए घबराहट हो रही है, क्योंकि आपको अंदर कुछ ना कुछ फील हो रहा है, कोई ना कोई भाव आ रहे हैं, तो अपने आप में भाव हो गया हो, तो ये अपने आप में भाववाचक कृदंत हो गए या भाववाचक। तो ये सबसे, जैसे चुनौती, चुनौती में कौन सा प्रत्यय लगा है, औती, और चुनौती अपने आप में कैसा हो गया, भाववाचक। टर्मोलॉजी बहुत आसान है छांटने के लिए, शब्द दिए होते हैं, कौन सा प्रत्यय का कौन सा रूप है, अगर पूरा शब्द पूछता है तो इजीली समझ आना कहाँ पे कृदंत आएगा, कहाँ क्रिया वाला आएगा, कहाँ पे भाव आएगा और कहाँ विशेषण बनाने वाले आएंगे। तो चढ़ाव हो गया, कोई चीज चढ़ाते हैं कैसा फील करते हैं, घबराहट में, चुनौती में, बचत में। और इसके अलावा बहुत से शब्द हैं, तभी कह रहा हूं कि आपकी सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है जो भी बुक होगी। और एक चीज ध्यान देखना, आपके पास जो किताब है ना उसके अंत में जो जिस भी पढ़ते हो, अगर आपको हिंदी, संस्कृत और उर्दू, फारसी प्रत्यय के शब्द दिए होंगे, खाली पढ़ लेना उसको, मैं ये नहीं कहता हूँ उसको याद करो, दो दो नज़र, चार चार नज़र, आपको खुद तो जानते हैं हिंदी लैंग्वेज आपकी है, हिंदी आप सीखते हैं, हिंदी के तो आप इजीली पकड़ लेंगे। उर्दू और फारसी दिख जाता है, कोई शब्द उर्दू फारसी किस टाइप का होता है साफ साफ आपको किताब में दिखेगा। और जो आप दूसरा आता है अंग्रेजी वगैरह जो भी दिए हैं आपको, वो भी आप लोग चेक कर लेंगे। तो ये था आपका कृत प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है तदिथि प्रत्यय। तो अगला हेडिंग डालिए तदिथि प्रत्यय का। तदित प्रत्यय, यानी तदित प्रत्यय सिंपली क्या है अपने आप में, एक तो देखो डेफिनेशन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, या अपने आप में विशेषण या अव्यय के साथ, यानी कोई भी ऐसा प्रत्यय जो क्रिया से हटके किसी और के साथ लगता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय वगैरह है, वो सब के सब तदित प्रत्यय कहलाते हैं। और इसको छांटने का सीधा सीधा मतलब है क्रिया नहीं होनी चाहिए। इसमें भी पहला क्या आता है, कृतवाचक प्रत्यय, यानी जो करने वाला होता है, यानी कार्य करने वाले का बोध होगा उस शब्द से, जब वो
बनेगा किसी के साथ कि कौन काम कर रहा है आपको पता चल जाएगा। लकड़हारा, एक प्रकार का लकड़हारा आप समझ गए होंगे। नकलची, ठीक है, यानी काम करने वाले का बोध। कारीगर, जो काम कर रहा है। या लुहार, लोहार जिसको आप लोग बोलते हैं। ये सब के सब अपने आप में क्या दिख रहे हैं, काम करने वालों का बोध हो रहा है। अब ये बताइए, ये क्रिया तो है नहीं जिससे आप उसको समझ जाएंगे। जैसे उसमें चिल्लाना था, वो चिल्लाना तो अपने आप में समझ गए ना, चिल्लाने वाला तो वो अलग है, वो क्रिया है, ये कोई क्रिया नहीं है। ठीक है, लकड़ कोई क्रिया नहीं है, नकलची कोई क्रिया नहीं है, नकल कोई क्रिया नहीं होती है। ये अपने आप में इस प्रकार से जो शब्द बनते हैं अपने आप में कृतवाचक तद्धित कहलाते हैं। दूसरा भाववाचक तद्धित। भाववाचक तो आप जानते हैं, जिंदगी में अगर आप बुढ़ापा है, ठीक है, बचपन है, या गुरुत्व है, खटास है, या गरिमा है, ये सब के सब अपने आप में भाव होते हैं। अब इसके ब्रैकेट में जैसे बचपन में पन प्रत्यय लगा है, गुरुत्व में त्व लगा है, खटास में आस लगा है, गरिमा में ईमा लगा है, ये सब के सब अपने आप में क्या हो गया, भाववाचक तद्धित के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अगला आता है आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक मतलब जहां आपके रिलेशन निकलते, जैसे ससुराल एक प्रकार का रिलेशन है वो, ठीक है, वहां पे तो ससुराल है तो आल प्रत्यय लग गया। ममेरा, आपका ममेरा भाई सुना होगा, चचेरा भाई सुना होगा, तो उसमें एरा लग गया अपने आप में, यानी एक प्रकार का संबंध अपने आप में दिखा रहा है, तो वो क्या हो गया, संबंधवाचक प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हो गया। और नेक्स्ट है आपका सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक जहां पे आपको इस चीज का बोध होता है कि इक्वलिटी का, यानी समानता का बोध होता है, लगभग समान है। जैसे मैंने ये कह दिया पीला सा है, हरा सा है, काला सा है, और लगभग सुनहरा सा है, इस टाइप के जो यहाँ पे वर्ड दिखेंगे आपको समझ लेना आप सादृश्यवाचक क्या लगा रखा है, वहां पे तद्धित प्रत्यय लगा रखा है, ये होता है। अब आपके 2 या 3 और बचते हैं, उनको भी आप लोग नोट कर लीजिए। लास्ट अब आप आपका है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कहीं ना कहीं आपको किसी स्थान का बोध होगा, यानी किसी जगह का बोध होगा, तो वहां पे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। जैसे पंजाबी, तो आप पता चल जाएगा आपको स्थान का बोध है। दिल्ली वाला, देहरादून वाला, डोई वाला, ये सब के सब क्या हो गए, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट आता है आपका गुणवाचक तद्धित, यानी गुण कहीं ना कहीं, भूखा, प्यासा, पसीना, ये एक प्रकार के गुण भी होते हैं। ठीक है, तो भूखा अपने आप में गुणवाचक हो गया। मलिन, मलिन बस्तियां सुना होगा आपने। दयावंत एक प्रकार के गुण का एग्जाम्पल है। गणनावाचक के अंदर आप संख्या का बोध होगा, नंबर का बोध होगा, जिसको आप लोग काउंट कर सकते हैं। और जैसे संख्या का बोध मतलब इकहरा, यानी 1 से संबंधित है, चौथा यानी 4 से संबंधित है, तो अपने आप में क्या हो गया, गणनावाचक। और अंत आता है उन, या इसको इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है, उन या लघुतावाचक, यानी इसका सीधा सीधा जहां पे आपको कोई चीज लघु यानी छोटी प्रतीत होती है, उसको बोलते हैं उन या लघुतावाचक, यानी लघुता का बोध हो रहा है, यानी छोटे का बोध होता है। जैसे लंगोटी, लोअर अलग है, लंगोटी अलग है। ठीक है, तो इसके अलावा बिटिया, बिटिया क्यों, यानी कहीं ना कहीं परिवार में छोटी होगी, उसी को तो बिटिया बोलोगे, छोटे का बोध हो रहा है। बुखार सा, बुखार नहीं, बुखार सा, यानी बुखार प्रॉपर बड़ा हो गया, बुखार सा हो गया, तो अपने आप में क्या हो गया, ये उन या लघुतावाचक क्या हो गया, प्रत्यय का एग्जाम्पल हो गया, यानी तद्धित प्रत्यय का एग्जाम्पल हो गया। ये थे आप लोगों के प्रत्यय से संबंधित चीजें। अब देखिए कुछ बातें जो ध्यान रखने वाली हैं, इसको तैयार करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, उपसर्ग और प्रत्यय ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भले ही, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। कई चीज़ें ऐसी होती हैं हिंदी में जो आपको खुद पे डिपेंड करता है कि आप उस पर कैसा वर्क कर रहे हैं। हिंदी में मार्क्स लाना बहुत टफ नहीं है, कुछ चैप्टर ऐसे जो पढ़ने लायक है, लेकिन विलोम शब्द बताइए कौन करेगा, कहाँ करोगे विलोम शब्द। उन विलोम शब्दों को खासकर ध्यान देना जो एग्जाम में आए होंगे, और एक एक नंबर की कीमत है, याद रखना। दूसरा पर्यायवाची शब्द, उन पर्यायवाची शब्दों को याद रखना जो एग्जाम में आए होते हैं, एक एक नंबर की कीमत है। अनेकार्थी शब्द जिसके 1 से अधिक अर्थ होते हैं, उन शब्दों को याद रखना, क्योंकि वो आपकी खुद पे, यानी तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इसके अलावा अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब का सब जो मैटर है आपके घर पे, आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, आप इसको कैसे तैयार कर रहे हैं। क्योंकि आप किसी भी किताब को पढ़िए, ये चीज़ें आपको घर में ही तैयार करने होंगे, और ये कोई स्पेशल क्लास इसकी नहीं पढ़ाता है। जो पढ़ाएगा वो क्या करेगा, शब्द लिख देगा, आप उसको बेवकूफ़ की तरह पढ़ते रहोगे। विलोम वगैरह आपको खुद पढ़ने हैं, पर्यायवाची आपको खुद पढ़ने हैं, और ये जो चैप्टर है इसकी प्रैक्टिस करनी है। और
जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी बात ये सुनना, जब मैंने ये चैप्टर कराए हैं उपसर्ग और प्रत्यय, एक नंबर तो कन्फर्म मान के चलिए, या उपसर्ग देगा या आपको प्रत्यय देगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपका हिंदी की जिस भी किताब से पढ़ते हैं, आपको संस्कृत के प्रत्यय के कुछ शब्द खाली देख लेना कि हाँ इन वर्ड को मैं पकड़ पाऊंगा या नहीं पकड़ पाऊंगा, ये संस्कृत का है। या इसी की तरह आप जो उर्दू फारसी वाले शब्द हैं उनको देख लेना कि उनको मैं पकड़ पाऊंगा या नहीं पकड़ पाऊंगा, बाकी अन्य जो भी है ऐसे ही देखना होगा। रहा विलोम शब्द की बात, एक चीज ध्यान रखना, देखो विलोम पढ़ने का मैं आपको सही सा तरीका बता देता हूं, आपको उसको कैसे तैयार करना है। आप ये मानते हैं एक न एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो जिस किताब से आप पढ़ते हैं ना, पहली बात उस चीज को जो कहीं एग्जाम में आए होंगे वो तो हाईलाइट रहना चाहिए, वो मुंह जबानी याद होनी चाहिए जो कहीं एग्जाम में आए होंगे। दूसरा, जो भी किताब आपके पास अगर उसमें 700 या 800 विलोम शब्द दिए हैं, कई शब्द ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, कई शब्द जो ऐसे होंगे जो बहुत टिपिकल होंगे। तो जो ना आने वाले शब्द हैं, भले ही आपके 3 पेज का काम बने, आप 100 से 150 शब्द लिखें, उसको रोज दोहराइए, आपका विलोम शब्द वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा। सेम पर्यायवाची के साथ कीजिए, शब्दों के अर्थ जानने की कोशिश कीजिए, एक एक दो दिन कोई एक शब्द पढ़िए, रटने से उनको काम नहीं बनता है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपके समझ आई होंगी, आप इस पर गौर करेंगे। फिर मिलूंगा आपके साथ अगली क्लास में, ध्यान दीजिए। थैंक यू।